हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में 4 की दरार अभी भी बरकरार है, इख्तलाफात भी बरकरार हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कल भी एक थी, आज भी एक ही है। तो हमें बहुत अफसोस है, हम बहुत शर्मिंदा हैं इसके ऊपर। वोटर अपने घरों में बैठे हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं। सेनेट की 4 टिकटों पर जो दरार पड़ी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर, वो दरार अभी भी बरकरार है। मुत्तहिदा नाचार है, लाचार है कि आखिर वो इस मामले को सुलझाए किस तरह से। अब से थोड़ी देर पहले की डेवलपमेंट है कि राब्ता कमेटी ने एक बार फिर से राब्ता किया है फारूक सत्तार साहब से, उनके घर जाने के लिए तैयार है ताकि उनको मनाया जा सके। ये मनाने की कोशिशें 2 दिन से जारी हैं। आज सेनेट में कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। सीटें 4 हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 15 उम्मीदवार मैदान में हैं और पहली बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई 2 धड़ों ने अपने अलग अलग कागजात नामजदगी जमा करवाए हों। और इस मौके पे आज बड़े रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। फैसल सब्जवारी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, मीडिया टॉक में फारूक सत्तार साहब पर बड़े बढ़ चढ़ के हमले कर रहे थे, जब उनसे आज अचानक मिले इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा करवाने के मौके पे, तो फूट फूट के रो पड़े। फारूक सत्तार साहब ने भी उन्हें गले लगा लिया, गले लगाए गए, अश्क भी बहाए गए, लेकिन अभी तक कोई इसका फायदा नहीं हुआ। अब देखना यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो वक्त जा रहा है, क्या वो फारूक सत्तार को मनाने में कामयाब हो जाएगा? कामरान टिसौरी का मुस्तकबिल क्या होगा? लेकिन आज आपको दिखाते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा किस तरह एक दूसरे के बारे में बात करते रहे और जो MQM की तारीख में पहली बार हुआ है कि 2 धड़ों ने अलग अलग कागजात नामजदगी जमा करवाए हों, इसकी असल कहानी क्या है। पहले सुनिएगा कि फारूक सत्तार साहब ने क्या कहा आज। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कल भी एक थी, आज भी एक ही है और आइंदा भी एक ही होगी। हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए, ये तो मुखालफीन के लिए। मुर्गी के परों में सारे चूजों को समेट लिया हमने, एक पिंडाल के नीचे हम सब थे। हमारी एक दूसरे के साथ वाबस्तगी पुरानी है और जितने पुराने साथियों के साथ हमारी मोहब्बत है, किसी नए आने वालों को भी हम अजनबियत का एहसास नहीं होने देते। फारूक सत्तार भाई कहते रहे कि मुत्तहिदा एक है, लेकिन फैसल सब्जवारी साहब ने इसके बरक्स बात की। उन्होंने क्या कहा, टेक अ लिसन। बदकिस्मती के साथ ये हैं मसाइल और हल नहीं हो पा रहे, तो हमें बहुत अफसोस है, हम बहुत शर्मिंदा हैं इसके ऊपर। उसूल पर बात करना और किसी फ़र्द के फ़ायदे के लिए बात करने में मेरे ख्याल में फ़र्क होना चाहिए। 90% से ज़्यादा MQM के कारकुनान और वोटर अपने घरों में बैठे हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, रो रहे हैं। PSP के साथ जब एक इत्तेहाद में जाने की बात हुई थी, इतना नुकसान MQM पाकिस्तान को उन 2 रोज़ में नहीं पहुंचा था जितना पिछले 4 रोज़ में पहुंच चुका है। वोटर्स हैरान हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं। उधर फरोग नसीम साहब जो कि MQM के एक धड़े के, आमिर खान धड़े के उम्मीदवार हैं सेनेट के, उन्होंने आज बड़ा अजीब सा इशारा दिया। उन्होंने फारूक सत्तार साहब को MQM की सरबराही से हटा देने का इशारा किया। क्या कहना था उनका, टेक अ लिसन। ये ओवरराइडिंग पावर सब लोग सुन लें, राब्ता कमेटी के पास है और राब्ता कमेटी की अक्सरियत जिसके पास है, 2/3 मेजॉरिटी जिसके पास है, तो वो कन्वीनर ला भी सकता है, बदल भी सकता है। आखिर होने क्या जा रहा है? क्या फारूक सत्तार की तब्दीली होने जा रही है या उनकी वापसी होने जा रही है? कामरान टिसौरी का मुस्तकबिल क्या है? इसी हवाले से जानेंगे। कराची उमूर के माहिर, आज न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रफत, और बताइएगा कि इस वक्त ये मनाने का सिलसिला कहां तक पहुंचा है? कितनी उम्मीद है कि जो राब्ता कमेटी का वफ्द अब जाना चाह रहा है फारूक सत्तार के पास, वो कामयाब होके लौटेगा?
देखिए बिल्कुल इसका ड्रॉप सीन होने जा रहा है। अब जो सूरत हाल बनी है, जो दोनों तरफ से बातें सामने आई हैं, इलेक्शन कमीशन में जो बातें हुई वो आज सॉफ्ट थी, जो गुज़िश्ता रात बातें हुई थी वो खासी तल्ख थी, और मेरे ख्याल में इसीलिए रोना आ गया फैसल सब्ज़वारी को भी, और उन्होंने भी गले लगा लिया। तो उस तरह की तलखी तो नज़र नहीं आई, लेकिन ये आपस में दरार की आपने बात की, ये तो अब पड़ चुकी है। यकीनन इस वक्त दोनों के हक में नहीं है ये बात, और पार्टी की तकसीम कोई नहीं चाहता। मेरी सुबह भी बात हुई थी, और वो नहीं चाहते, वो अपने आप को शायद वो लोग अलहदा कर लें, लेकिन वो तकसीम नहीं चाहते। और इसी वजह से आप देखें MQM बहादुराबाद जो है उसमें खासी लचक भी है। वो कई मरतबा यहाँ पर आ चुके हैं। नसरीन जलील सुबह भी आई थी, सुबह भी मनाने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार किसी सूरत आमादा नज़र नहीं आते। और बिल आखिर फैसल जो कामरान टसोरी की आपने बात की है वो तो मुंतखब हो ही जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर फारूक सत्तार ने जो चाहा था वो उन्होंने कर लिया, और मेरे ख्याल में उनकी जो चीजें थी उन्हें तस्लीम भी कर लिया गया था। उन्होंने आने का वादा भी किया था, लेकिन वो 2 मरतबा वादा करने के बावजूद बहादुराबाद नहीं आए। तो खासी मायूसी थी MQM बहादुराबाद में। और उसके बाद उन्होंने जो अभी इजलास किया तो एक सिचुएशन ये बनी थी, जो फरोग नसीम साहब ने ये बात की थी कि जो आइन जो कहता है कि वो तब्दील भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल बहुत इंटरेस्टिंग थी। रफत यहीं पे रोकूंगी रफत यहीं पे रोकूंगी, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग थी। मेरा सवाल सुन लीजिएगा, ये फरोग नसीम साहब ने खुद से बात कर दी थी, क्या सरबराही की तब्दीली की, या किसी तरफ से उनसे कहलवाया गया ताकि एक प्रेशर बिल्ड हो फारूक सत्तार साहब से, और वो भी कोई बार्गेनिंग की, कोई निगोशिएशन की पोजीशन में आ सकें? ये हुआ क्या असल में? देखिए फरोग नसीम साहब को जो लोग जानते हैं वो मेरे ख्याल में सिर्फ आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उन्होंने बात की थी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है MQM का जो आइन बना हुआ है उसमें जो चीज़ें उन्होंने वो बात की है, और उसमें एक मैसेज भी था। यकीनन उन्होंने बड़ी कतईयत से एक बात की थी, लेकिन साथ साथ आपने डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की वो गुफ्तगू सुनी होगी, तो वो मानने के लिए आमादा नहीं थे कि ऐसी कोई चीज़ है। वो एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं, जो वो अपनी तकरीरों में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बार बार कह चुके हैं। लेकिन एक इस सारे मामले में जो एक बात सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी कुव्वत है जो प्रेशराइज करती है, कहीं ना कहीं ऐसा दबाव डॉक्टर फारूक सत्तार पर मौजूद है जिसकी वजह से वो नहीं आमादा हो रहे थे। आज 4 दिन हो गए थे और उन्हें कहीं से ये एश्योरेंस दी गई थी कि उन्हें एब्सोल्यूट पावर भी मिलेगी, उन्हें इख्तियारात भी वसी होंगे, तमाम लोग उनके कंट्रोल में होंगे, लेकिन ये बात इनको मंजूर नहीं थी। और जो पैरा ट्रूपर की बात की जाती है, रफत अभी तो PIB पहुंच चुका है, राब्ता कमेटी का वफ्द एक बार फिर राब्ता करने के लिए, मनाने के लिए, और कंवर नवीद जमील साहब ने जाने से पहले कहा था कि हमने फारूक सत्तार की बात मान ली है, यानी कि कामरान टसोरी अब सेनेटर बनने के लिए मुत्तफिक का उम्मीदवार हैं, फाइनल हैं। तो कौन सा नाम ड्रॉप होने जा रहा है? जो पहले 6 नाम थे, बल्कि पहले 5 नामों में से शबीर कायम खानी ने तो खुद दस्तबरदारी कर दी, और कौन सा अब ड्रॉप होगा? क्या वही ड्रॉप होंगे? लेकिन देखें ये फैसला तो अब राब्ता कमेटी करेगी, लेकिन एक बात यह है कि तमाम बातें मान ली हैं। आमिर खान ने बार बार ये बात उनसे कही है जाकर के वो हर तरह की उनकी शर्त मानने के लिए आमादा हैं। वो तमाम उम्मीदवारों को भी तब्दील कर देंगे, जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने नाम दिए थे वो उनको भी तब्दील कर देंगे, लेकिन वो आमादा नहीं हो रहे थे। अब जो कामरान टसोरी है इनका नाम पहले नंबर पर है, लिहाजा वो तो मुंतखब हो ही जाएंगे। उसके बाद रहती है नसरीन जलील, उसके बाद फरोग नसीम है, उसके बाद जो अमीनुल हक हैं। तो ये वो नाम है, 4 मुंतखब होने हैं, चारों ये नाम आ गए। जो कायम खानी थे वो अपने आप को विड्रॉ कर चुके हैं, कमर मंसूर इनकी साइड से विड्रॉ हो चुके हैं, ख्वाजा सोहेल मंसूर उन्होंने विड्रॉ करवा लिए। तो लिहाजा ये वो लोग, इन्होंने एक कहा था कि एक घर में जहां 4 शहीद थे MQM के। रफत अगर होना यही था कि इतने ड्रामे के बाद, इतने तमाशे के बाद बात फारूक सत्तार की ही माननी थी, तो ये सब कुछ पहले कर लिया जाता। ये तो वही मामला हो गया कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने का, कि आपने अंदर खाने कुछ भी नहीं करना था, बात फारूक सत्तार की ही माननी थी, और मीडिया के सामने आपने एक तमाशा लगा के रख दिया। तो इसका वोटर्स पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्योंकि फैसल सब्जवारी साहब ने कहा कि वोटर परेशान है, हैरान है, गुस्से में है, घर में रो रहा है। देखिए वोटर तो यकीनी का शिकार है, जो 22 अगस्त के बाद से बेयकीनी का शिकार है, अपनी सिंध का तयन नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो MQM पाकिस्तान के पास जाएं, चाहे वो PSP के पास जाएं, क्योंकि रिलीफ के लिए रिलीफ मिलता है PSP में। आप कहीं से किसी को छुड़वाना हो, कहीं से जान छुड़वानी हो, वो PSP में रिलीफ मिलता है। तो लिहाजा कारकुन अभी तक बेयकीनी का शिकार है। लेकिन वो बात उनकी फैसल सब्जवारी की बिल्कुल ठीक है कि खासा डैमेज किया है MQM को इन 4 दिनों में। जिस किस्म की सियासत सामने आई है, जिस किस्म की बातें सामने आई
रही हैं। मुमकिन है कि शायद ये पहले इतने आज़ाद ना हो, ये तमाम फैसले लंदन में हुआ करते थे, लिहाजा सब बाउंड थे, उन फैसलों को पाबंद थे मानने के। अब जब ये फैसले खुद कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में अभी ये पहला मरहला है जिसमें कि इनको पहली मरतबा अपने फैसले खुद करने पड़ रहे हैं, इसकी वजह से इख्तिलाफात हो रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। और अब एक और पॉइंट, रफत, एक और सवाल है मेरा। राब्ता कमेटी ने कामरान टिसौरी को मुअत्तल किया, उनकी रुकनियत मुअत्तल की 6 महीने के लिए। उधर फारूक सत्तार ने पूरी राब्ता कमेटी को मुअत्तल करके रख दिया। तो इस वक्त सिचुएशन क्या होगी? आज कामरान टिसौरी का नाम तो चलें सेनेटरशिप के लिए फाइनल हो गया, अब राब्ता कमेटी का स्टेटस क्या होगा? क्या उनको वापस बहाल करेंगे फारूक सत्तार, या राब्ता कमेटी कामरान टिसौरी को बहाल करेगी? ये कल एक बात सामने आई थी कि तमाम फैसले माने जाएंगे, वो कामरान टिसौरी की जो बहाली है उस पर भी एग्री थे। ये फिलहाल मसलहतन दोनों ने सुलह, मजबूरी है दोनों की, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये मामला फिर सर उठाएगा, ये मामला जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के टिकट तकसीम होंगे उस वक्त भी सर उठाएगा। और जहां कंट्रोल हो रहा है, यकीनन सबको मालूम है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहां पर है, कहां से ये सारी चीजें ऑपरेट हो रही हैं, कौन लोग PSP से मुज़ाकरात करवाए, किन लोगों ने, कहां वो फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहे हैं, तो ये सबको मालूम है। तो लिहाजा तलखी इतनी हो चुकी है कि एक मरतबा फिर सर उठाएगी। ये मामला फिलहाल वक्ती तौर से सेनेट के इंतखाबात की वजह से सुलझ जरूर जाएगा, लेकिन तलखियां दोनों जानिब मौजूद। ये मामला वक्ती तौर पे सुलझ गया है, लेकिन एक बार फिर ये सर उठाएगा जनरल इलेक्शंस में टिकटों की बांट के हवाले से। रफत सईद, बहुत शुक्रिया कराची की सिचुएशन से आने के लिए। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली के केस के हवाले से। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मुल्क में चलने वाला एक और तारीखी केस 62(1)(f) के तहत पार्लियामेंटेरियंस की नाअहली की मुद्दत कितनी होनी चाहिए, इसकी आज एक बार फिर बहुत अहम समाअत हुई है और कुछ अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब की तरफ से सामने आए हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार फरमाते हैं इस केस की सुनवाई के दौरान कि हो सकता है कि कम से कम या ज्यादा से ज्यादा नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया जाए और केस टू केस फैसला किया जाए। आज सारा दिन इस केस की समाअत के दौरान ये होता रहा डिस्कस के 62(1)(f) की तशरीह और नाअहली की मुद्दत का तयन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। आसिमा जहांगीर जो कि एक मुतासिरा फरीक की वकील हैं, उनका कहना था कि इस 62(1)(f) के शेख की तशरीह सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, नाअहली के मुद्दत का तयन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती और पार्लियामेंट भी आजाद नहीं है इस हवाले से। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तासुर को रद्द किया और कहा कि ऐसा गलत है, पार्लियामेंट आजाद है और सुप्रीम भी है। क्या सुप्रीम कोर्ट नाअहली के मुद्दत का तयन 62(1)(f) के तहत कर सकती है, और अगर कर सकती है तो मुद्दत कितनी होगी? सबसे पहले इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मुल्क के आला तरीन कानूनी दिमाग SM जफर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम SM जफर साहब, से बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और जो आज 62(1)(f) की सुनवाई हुई है उसमें चीफ जस्टिस के बहुत अहम रिमार्क्स हैं। वो फरमाते हैं कि कम से कम या ज्यादा से ज्यादा मुद्दत का तयन किया जा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो केस टू केस फैसला होगा। आप क्या कहते हैं सर? ये इस वक्त तो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और बहसें हो रही हैं, जिसको हम कहते हैं कि सब जुडिस मुकदमा है, ज़ेर समाअत है। ऐसे मुकदमे में अपनी राय देते वक्त कुछ थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुआ करती है और हम आम तौर पर एक महदूद हद तक राय दे सकते हैं, उस तरह बहस नहीं कर सकते जिस तरह अदालत में बहस की जाती है। जिस सूरत हाल से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट दो चार है, ये कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया को इससे पहले भी कई बार ऐसी सूरत हाल से निपटना पड़ा है जब उन्होंने तशरीहात की हैं कि मियाद कितनी होनी चाहिए और किस वक्त में ये मामले तय होने चाहिए। इसके बहुत से नज़ायर हैं और इसको कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल नहीं जाना है। अब इस मुकदमे में चूँकि एक तरफ अहलियत का लफ्ज़ ज़िक्र है और एक जानिब नाअहलियत का लफ्ज़ ज़िक्र है,
ये जो प्रोविज़न है जिसकी तशरीह की जा रही है उसे कहा जा रहा है कि ये अहलियत के ज़ुमरे में आता है। अब अहलियत के ज़ुमरे में जब हम देखते हैं तो तमाम के तमाम वो मामलात हैं जिसमें के वापसी की गुंजाइश मौजूद है। कोई शख्स अहल ना हो तो वो अहल हो सकता है। इससे मालूम होता है कि उम्र भर के लिए कोई ना अहल नहीं करार हो सकता, उसमें काबिलियत हो जाने की गुंजाइश मौजूद होती है। लेकिन ये कब तक के लिए फिर भी एसएम जफर साहब इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा और मुल्क के माहिर कानून जनाब लतीफ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लतीफ खोसा साहब, सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सर ये फरमाएं कि आपको ना अहली मुद्दत केस में क्या नजर आ रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है कि अब इस पे मजीद किसी को सुना नहीं जाएगा, अटॉर्नी जनरल वो अपील को इसके दलाइल देंगे। और ये भी कहा है, तस्लीम किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो आइन की शक है ये मुबहिम है, लेकिन इसकी तशरीह मुश्किल है और हो सकता है कि या तो कम से कम या ज्यादा से ज्यादा मुद्दत रख दी जाए और केस टू केस इसका फैसला किया जाए। तो आपको होता हुआ नजर क्या आ रहा है सर? हाँ, देखिए मुझे तो कोई ऐसा भाम नहीं है। बहुत मेरे ख्याल में वाज़े तौर पर दोनों जो चीज़ें हैं मौजूद हैं और ये जो ऑब्जर्वेशंस जज साहिबान की होती हैं ये बुनियादी तौर पर इस मकसद के लिए होती हैं कि जो भी उनके ज़हन में कोई इस किस्म के सवालात उभरते हैं वो चाहते हैं कि दोनों फरीकैन की जानिब से, क्योंकि हमारा एडवर्सेरियल सिस्टम है, तो वो चाहते हैं कि उसमें उनकी दलाइल वो सुनने के बाद फैसला करें, ताकि फैसला करने में उनको तमाम जो है पहलू उनके सामने हो। तो मुझे तो कोई इबाम नजर नहीं आता। देखिए आइन जब 1973 में बना और फिर उसके बाद 18वीं तरमीम आप देखिएगा तो ये मुतफ़िका तौर पर दोनों चीज़ें थी, आइन भी और 18वीं तरमीम भी। तो इसमें इस शिक को बहाल रखा गया है 18वीं तरमीम के बाद भी। इसलिए 62 में देखें कोई उसमें नहीं है मियाद रखी गई और वो कॉन्शियसली मियाद नहीं रखा गया, क्योंकि आप लेजिस्लेचर को ये नहीं उनसे मंसूब कर सकते कि उनसे कोई चीज़ 7 रह गई है, गैर इरादी है या आमदन उनको तस्वर किया जाएगा। सो इसलिए जब 62 और 63 का आप मुआवजा करते हैं तो आर्टिकल 63 में वो जो भी बंदिशें लगाई गई हैं कि ये उसमें म्याद रखी गई है और वो पोस्ट इलेक्शन के बाद की डिस्क्वालिफिकेशंस हैं जो उन पे आती हैं। आर्टिकल 62 में इलेक्शन से पहले की यानी इलेक्शन में लड़ने की अहलियत की शराइत मुंदरज हैं उसमें। सो जो शख्स सादिक और अमीन नहीं है वो ताहयात जो है उसके लिए ये बंदिश है कि वो ना तो इलेक्शन वो लड़ सकता था और ना ही आइंदा लड़ सकेगा, क्योंकि उसने एक बयान हल्फी भी दिया जिसमें उसने झूठा बयान हल्फी दिया कि मैं तमाम पहलुओं से आइन की उसके तराजू पर परख पर मैं जो है पूरा उतरता हूँ और मुझ में कोई कमी कमज़ोरी और ख़ामी नहीं है और इसलिए मैं सादिक हूँ और अमीन हूँ। और जब ये साबित हो जाता है कि वो सादिक और अमीन नहीं है तो वो झूठा बयान हल्फी भी दे रहा होता है, उसकी तस्दीक भी झूठी होती है, उसका बयान भी झूठा होता है और जो शख्स झूठा होता है वो हमेशा के लिए माने है और उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन वो ताहयात है। और इसके पीछे आप देखिएगा तो पस मंज़र है, क्योंकि आपकी जो म्यार है क़यादत का, MNA हो, MP हो, सेनेटर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वजीर हो या कोई भी हो, तो उनका म्यार वो ही है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और हज़रत उमर का था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इस पहाड़ी के पीछे मैं कहूँ कि ऐ लोगों लश्कर है दुश्मन का जो हमला करने आ रहा है तो क्या आप मानेंगे? तो उन्होंने लोगों ने कहा कि या रसूलुल्लाह बिल्कुल इसलिए मानेंगे कि आपके ज़िंदगी में आपने एक तो झूठ नहीं बोला, दूसरा आप अमानत और सदाकत के आप एक मुजस्सिम मिसाल हैं जिस पर कोई हर्फ नहीं आ सकता। और इसी तरह हज़रत उमर को आप देखिएगा कि जब हज़रत उमर से एक आम आदमी ने उठ के पूछा कि आप ये बताइएगा कि ये पोशाक
जो बैतुल माल से मिली है वो आपके उससे हक से मुतजाविज है, ये कपड़ा जो आपने किया हुआ है। तो हजरत उमर ने अपने बेटे को बुलाया और उसने तस्दीक की कि मैंने अपना हिस्सा जो है वो अपने वालिद मोहतरम को दिया है। तो ये मेयार सदाकत, अमानत और दयानत का मुतय्यन किया गया आपकी मुस्लिम उम्मा की क़यादत और कायदीन के लिए। तो अगर इस आप तराजू पर परखते हैं तो फिर कोई शख्स जो सादिक और अमीन नहीं है वो ताहयात डिस्क्वालिफाइड है, जबकि इसके बरक्स आर्टिकल 63 में अगर आप तौहीन अदालत करते हैं तो आपके लिए 5 साल के बाद आप क्वालिफाई हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप किसी और जुर्म में सजा याफ्ता होते हैं तो वो सजा में आप पर्ज कर लेते हैं, अपने उस गुनाह का कफारा अदा करते हैं वो सजा गुजार कर, और उसके पादाश में आपको एक मुअय्यना मुद्दत के बाद आप की इस्लाह हो जाती है और आप इस अहलियत पे आ जाते हैं कि आप इलेक्शन 62(1)(f) के हवाले से आपके कानूनी निकात को अगर सामने रखा जाए, और जो चीफ जस्टिस साहब ने आज जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, और इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि जो शख्स ईमानदार करार नहीं दिया गया, अगर वो अवाम के सामने एतराफ कर ले कि वो ईमानदार नहीं है और वो अदालत के सामने माफी मांग ले तो फिर अदालत रिकंसिडर कर सकती है। और आज जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं कि केस टू केस फैसला है, तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए मयार ईमानदारी का वो अदालत मुतय्यन कर सकती है और वो मुख्तलिफ हो सकता है जो कि जहांगीर खान तरीन साहब के लिए, क्योंकि जाहिर है दोनों पे अगर इस केस का फैसला हो जाता है तो दोनों ही 62(1)(f) के तहत मुतासिर होंगे। तो आप समझते हैं कि केस टू केस फैसला करते हुए नवाज शरीफ साहब के लिए ईमानदारी का मयार और जहांगीर खान तरीन साहब के लिए ईमानदारी का मयार ये मुख्तलिफ मुतय्यन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, एक बात तो मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट को, बाला अदलिया को, आईनी जो अदालतें हैं उनको ये इंटरप्रिटेशन का यानी उसकी तशरीह करने का तो हक है, कानून और आइन की तशरीह करने का। लेकिन यहाँ मसला तशरीह से एक आगे चला जाता है कि आइन में अगर कोई चीज कैसिस और मिसिस कहते हैं, अगर कोई चीज मिसिंग है, यानी इसमें अगर आप कहें कि जी ये नहीं रखा गया कि 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल, यानी मिसिंग है, आप कह रहे हैं कि इसमें ये चीज खाली छोड़ दी गई है, ये इस चीज का जिक्र नहीं किया गया, जबकि 63 में जिक्र है, 62 में नहीं है, तो आप कहते हैं कि इस जिक्र, अब क्या इसमें अगर आप समझते हैं कि खला है तो क्या अदलिया खला पुर कर सकती है? नहीं कर सकती अदालत, इसलिए कि अदालत तशरीह तो कर सकती है लेकिन कोई चीज उसमें मुंदर्ज नहीं कर सकती है। ये हम जुडिशियल इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, यानी पैमदकारी कहते हैं, तो पैमदकारी जो है ये अदलिया नहीं कर सकती है। अदलिया ज्यादा से ज्यादा ये सजेस्ट तो कर सकती है लेजिस्लेचर को कि देखिए ये वैक्यूम, ये ग्रे एरिया, ये एक खला है, इसको आप पुर कीजिएगा, अगर वो अदलिया समझती है। लेकिन देखें, ये अगर आप मोहतरम नवाज शरीफ साहब का फैसला पढ़ें तो जो ये एक इनका बयानिया है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, खुदारा रिव्यू का ऑर्डर पढ़ लीजिएगा, एक दफा कौम के सामने आप पढ़ लीजिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि उसमें किस कदर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि इन्होंने पार्लियामान के सामने झूठ बोला, इन्होंने पार्लियामान के बाहर झूठ बोला, इन्होंने अदालत के अंदर झूठ बोला, इन्होंने अदालत में जाली कागज पेश किया जो मॉन्टेफॉन जो कि अभी कमर्शलाइज हुई नहीं थी, वो डॉक्यूमेंट पेश किया इन्होंने। और इन्होंने सिर्फ ये नहीं है कि कौम को बेवकूफ बनाया, बल्कि इन्होंने बददियानत और इन्होंने यानी वो दयानत, अमानत और सदाकत का जिस मयार पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम को और एक पार्लियामेंटेरियन को होना चाहिए, उसको जिस तरह से इन्होंने पामाल किया है, ये कौम की सिमत को, डेस्टिनी को मुतय्यन करता है, ये डेस्टिनी को मुतासर करता है। गॉट योर पॉइंट दीप खोसा साहब, गॉट योर पॉइंट, थैंक यू सो मच बहुत तफसील के साथ इस मामले को वाज़ेह करने के लिए। प्रोग्राम में यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इमरान खान नाअहली का कौन सा केस हार गए हैं, और एक अच्छी खबर भी आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस।
इमरान खान ने अपने एक साबिक सूबाई वजीर जियाउल्लाह आफरीदी, जो कि बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी रुकन बन गए, उन पर इल्जाम आयद किया करप्शन का, ना सिर्फ इमरान खान साहब की तरफ से बल्कि सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से भी। और ये उस वक्त हुआ जब जियाउल्लाह आफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई हुकूमत पे करप्शन के इल्जाम आयद किए। इसके बाद इमरान खान जिया आफरीदी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में चले गए कि इन्हें डी सीट कर दिया जाए, इन्हें नाअहल कर दिया जाए। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन में इमरान खान जियाउल्लाह आफरीदी के खिलाफ नाअहली का केस हार गए हैं। पहले आयशा गुलालाई, अब जियाउल्लाह आफरीदी। इसी हवाले से बात करेंगे। जिया आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जिया आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान आपके खिलाफ नाअहली का केस हार गए हैं, करप्शन के इल्जाम भी आप पे लगाए गए थे, तो क्या यह भी समझा जाए कि जो इल्जाम आप पे लगाए गए थे वो गलत थे? शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम गरीदा। इस तरह है जी, ये अल्लाह के फजल से एक बार फिर मैंने इमरान नियाज़ी को अल्लाह की मदद से शिकस्त दी और ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आज फिर मुझे फ़तह नसीब हासिल हुई। तो हकीकत यह है कि जी इमरान नियाज़ी झूठ, मुनाफिकत और ब्लैकमेलिंग की सियासत करते हैं। जब सितंबर में सितंबर 2015 मैंने असम्बली में एक हक़ाइक़ पर मबनी एक तकरीर की, जिसमें मेरे गिरफ्तारी के बाद मैं असम्बली आया था और मुझ पे झूठ केसेस बनाए थे। तो उस तकरीर में मैंने असम्बली के फ्लोर में सब हक़ाइक़ पूरे कौम को रख कर और एहतसाब कमीशन को चैलेंज करके सब सबूतों के साथ मैं आज भी कह रहा हूँ कि मेरे पास जो सबूत हैं, इमरान नियाज़ी साहब खुद या उनके चीफ मिनिस्टर, जो भी इनकी पार्टी लीडरशिप है, मेरे सामने बैठ जाएं, आप तमाम मीडिया के एंकर के सामने जो सीनियर जर्नलिस्ट है, और हमारे ऊपर जरा करे ताकि कौन हकीकत पर कौन है। तो उसके बाद असेंबली की तकरीर के बाद मुझे करप्शन के सबूत है, लेकिन अब फराहम नहीं कर सके। इमरान खान के खिलाफ, परवेज खटक के खिलाफ, सूबाई गवर्नमेंट के खिलाफ आप ये इल्जामात साबित नहीं कर सके। देखिए जी गरीदा, मैंने जो भी इल्जामात लगाए हैं, उस इल्जामात के बाद एहतसाब कमीशन के वो जो जनरल हामिद थे, वो भी उन्होंने भी कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर में इन्वॉल्व है। मैं अपने केस के हवाले से कह रहा हूँ कि आप लोग मुझ पे, चीफ मिनिस्टर पे, इमरान नियाज़ी पे, तीनों को बिठा के आप जैसे सीनियर एंकर जरा करे, सबूत खुद ब खुद आ जाएंगे। दूसरी बात यह कि मौजूदा हुकूमत के करप्शन के स्कैंडल तो अभी निकल आ रहे हैं। पिछले दिनों मलम जबा स्कैंडल, वो नेब ने टेकअप की इंक्वायरी कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द बिलियन सुनामी भी टेकअप कर लेगा, मुझे यकीन है खैबर बैंक भी टेकअप कर लेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जियाउल्लाह आफरीदी साहब प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और एक अच्छी खबर, गुड न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी एशिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल हो गई है। टाइम्स हायर एजुकेशन ये हर साल दुनिया भर में यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग करता है और इस साल अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एशिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल हो गई है। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां बदकिस्मती से तलिबा के झगड़ों के बारे में जो खबरें हैं वो सामने आती हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई तालीमी इदारा, कोई यूनिवर्सिटी 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल हो जाए, ये पूरे पाकिस्तान के लिए फख्र का मकाम है। तो इसी हवाले से हमने बात की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ कि वो इस मौके पर कैसा फील कर रहे हैं, सुनिएगा। जैसा कि आपने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी टॉप एशियन यूनिवर्सिटी में टॉप रैंकिंग पे आया है, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसकी हाल में रैंकिंग देखें वो भी अच्छी थी, मतलब इसके पास में जाएं, हम लोग पहले भी नंबर 1 रहे हैं HEC रैंकिंग में, क्योंकि यही मेहरबानी असातिज़ा बहुत, फैकल्टी बहुत अच्छी है और फैकल्टी पढ़ाते अच्छे हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भी मेहनत करते हैं, रिसर्च पेपर्स अच्छे बनाते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान में भी टॉप पे और ऑब्वियसली एशिया में भी टॉप पे है। इसका ज़्यादातर क्रेडिट हमारी फैकल्टी को जाता है जो रिसर्च पेपर पब्लिश करती है, और स्टूडेंट बॉडी भी तकरीबन पाकिस्तान की बेस्ट स्टूडेंट बॉडी है। इधर
एक तो थोड़ा सा कोटा है हर प्रोविंस का, तो यूनिवर्सिटी की मेन बात होती है कि उसकी स्टूडेंट बड़ी डाइवर्स हो, तो इसमें हर सूबे का अलग अलग कोटा है, तो पूरे पाकिस्तान से लोग इधर पढ़ने आते हैं, कितने काबिल लोग हैं वो इधर पढ़ने आते हैं। एज ए स्टूडेंट तो प्राउड ही फील करते हैं कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और जैसे चेंजेस का आपने पूछा तो ये है कि यहाँ पर एडमिन थोड़ी वीक है और स्टूडेंट्स जो हैं वो जैसे थोड़ा पोलिटिसाइज कर दिया उन लोगों ने इस जगह को। कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ऐसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो टॉप 100 में आ रही है। सही है, काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी प्रोफेशनल टीचर्स हैं और ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह बस आप भी दुआ करें हमारे लिए कि अच्छा ब्राइट फ्यूचर हो। जी हम ये प्राउड फील करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में इनका इसका शुमार होता है। और स्टूडेंट लाइफ ये नहीं है कि आप कभी इधर घूमें कभी उधर घूमें, आप घूमने फिरने के साथ पढ़ाई पे भी तवज्जो दें, क्योंकि ये 4 साल आपके इस तरह नहीं है कि बिल्कुल पढ़ो 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 पढ़ो। गुड न्यूज, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी एशिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में शामिल हो चुकी है। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह।